तो दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ऊपर होगा। और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ऊपर हम लोग PYQ करने वाले हैं, जो कि हमारे 2015 का है PYQ। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ये PYQ हम लोग पहले भी 2 वीडियो है इस पर आ चुका है, जो कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 से करने वाले हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 से इसमें 8 या 9 क्वेश्चन है, तो वो सारे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप लोगों को बस कॉपी और पेन लेके बैठ जाना है। और ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो आप पूरा लास्ट तक देखें, और इसमें आपका 2015 का पूरा PYQ ख़त्म होने वाला है। तो चलिए, और आज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो शुरू करते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में 2 भाग हैं, जिसमें कि पहला जो पार्ट ए है उसमें है कि डिफाइन हेल्थ एजुकेशन। तो हम लोग सबसे पहले हेल्थ एजुकेशन को डिफाइन करने वाले हैं। तो हेल्थ एजुकेशन क्या होता है कि स्वास्थ्य के सभी पहलुओं के बारे में शिक्षित करना स्वास्थ्य शिक्षा कहलाता है। स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा समुदाय के सभी लोगों को शिक्षित कर उनकी जीवन शैली को बदला जा सकता है। तो ये उनकी जीवन शैली को बदलने के लिए ज़रूरी होता है, और जीवन शैली इसलिए बदला जाता है ताकि उनकी हेल्थ बढ़िया हो सके। तो आइए और देखते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा वह प्रक्रिया है जिससे समुदाय में रहने वाला व्यक्ति तथा परिवार ऐसा व्यवहार सीखते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है। मतलब उनके स्वास्थ्य के लिए जो अच्छा व्यवहार होता है वो व्यवहार वो स्वास्थ्य शिक्षा के मदद से सीखते हैं। तो फिर आइए देखते हैं कि स्वास्थ्य के क्या क्या सिद्धांत हैं, स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत क्या हैं, यानी इनके प्रिंसिपल क्या हैं। तो प्रिंसिपल में सबसे पहले चीज़ आती है इनकी, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे। तो स्वास्थ्य शिक्षा में जो उनका सबसे पहला प्रिंसिपल है वो है पार्टिसिपेशन। तो पार्टिसिपेशन क्या होता है? पार्टिसिपेशन यहाँ पे आता है जन समुदाय की भागीदारी। मतलब जो समुदाय के लोग हैं उनको भागीदारी लेना स्वास्थ्य शिक्षा में, क्योंकि अगर वही भागीदारी नहीं लेंगे तो फिर स्वास्थ्य शिक्षा हम लोग देंगे किसको। तो स्वास्थ्य शिक्षा में जन समुदाय की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है, और जन समुदाय के भागीदारी के बिना स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब अगर दूसरा पॉइंट देखें तो दूसरा पॉइंट है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है कि संप्रेषण जो है, यानी कम्युनिकेशन जो है वो स्वास्थ्य शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। जन समुदाय से चर्चा करते समय सरल भाषा का उपयोग करना चाहिए। कठिन शब्दों एवं संक्षिप्त शब्दों यानी कि शॉर्ट वर्ड का यूज नहीं करना चाहिए। जन समुदाय से स्वास्थ्य चर्चा करते समय यह आवश्यक है कि उस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का उपयोग किया जाए, ताकि जन समुदाय उसे अच्छे से समाहित करके स्वास्थ्य का लाभ उठा सकें। तो ये होता है कम्युनिकेशन। हमें सरल भाषा का उपयोग करना है, संक्षिप्त शब्द का यूज नहीं करना है, और जन समुदाय को जो चीज़ समझ में आता है वो चीज़ और जो उनको आवश्यक है जानना वो चीज़ उन्हें बताना। ये होता है कम्युनिकेशन का पॉइंट। फिर इसके आगे बढ़ा जाए तो आता है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या होता है? तो हर व्यक्ति में सीखने की जिज्ञासा रहती है, ठीक है, उसे जागृत करना अभिप्रेरणा कहलाता है, यानी मोटिवेशन कहलाता है। और अभिप्रेरणा के द्वारा लोगों को पुरस्कृत कर उनका सम्मान कर उनके सीखने की इच्छा को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसके तहत सरकार अनेक योजनाएं चला रही है। तो इसमें बताया गया है कि जो हर व्यक्ति होता है उसमें जो है ना सीखने की जिज्ञासा होती है, तो हमें बस उस जिज्ञासा को जगाना है। जिज्ञासा को कैसे जगाएंगे? उनके मन में क्वेश्चन डाल के, कि अगर हम उनको बोलते हैं कि आप ये करो वो करो तो उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए या ना आए, लेकिन अगर हम उनको बोलते हैं कि क्या आपको पता है कि आपके सोने से क्या क्या फ़ायदे हैं, तो उनके मन में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि अच्छा क्या क्या फ़ायदे हैं, तो हम उनको फिर बताएंगे। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी सरकार की तरफ से भी योजनाएं बहुत सारी चल रही है जिसके कि उनके मोटिवेशन को जगाया जा सके। ठीक है, उसके बाद है कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन यानी कि कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं इसको। तो कॉम्प्रिहेंशन मतलब कि समझ। तो नर्स को स्वास्थ्य शिक्षा देते समय श्रोता या जिसे स्वास्थ्य शिक्षा दी जा रही है उसके शिक्षा का स्तर, समझने की क्षमता और ज्ञान का होना अति आवश्यक है। क्यों? वो कितना पढ़े लिखे हैं, कितना वो समझ सकते हैं, और कितना उनके पास नॉलेज है, ये सब जानना जरूरी होता है। फिर प्रिंसिपल में है कि गुड रिलेशन। तो गुड रिलेशन बनाना होता है किसके साथ? तो नर्स को स्वास्थ्य शिक्षा के दौरान श्रोता व जन समुदाय जिसको स्वास्थ्य शिक्षा दी जा रही है से अच्छे संबंध बनाना चाहिए, ताकि वो अपनी जिज्ञासा व भ्रम आदि के बारे में खुलकर चर्चा कर सकें। सब अच्छे से स्वास्थ्य शिक्षा को और प्रभावी बनाने के लिए मदद कर सकते हैं। तो ये सब जान के हम स्वास्थ्य शिक्षा को और ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं। फिर होता है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि प्रबलन क्या होता है कि स्वास्थ्य शिक्षा के विषय को स्वास्थ्य शिक्षा देते समय दोहराना चाहिए, ताकि जो जन समुदाय है उसको अच्छे से ग्रहण कर सके। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हमें दोहरा के बोलना चाहिए, ताकि जो लोग हैं उसको अच्छे से गौर करके सुन सकें। फिर होता है लर्निंग बाय डूइंग। तो मतलब करके सीखना। करके क्या सीखेंगे? तो जैसे कि अगर किसी को हम लोग को समझाना है कि जो हमें जो ORS होता है वो ज़्यादा
मतलब अच्छा है, हमें ORS ऐसे बनाना चाहिए, तो बनाने से उन्हें जो बताना है उससे अच्छा अगर हम उनको घोल बना के दिखा दें तो जन समुदाय को उसे बनाने में सरलता होगी, यानी उसे सीखने में ज़्यादा आसानी से वो सीख सकता है अगर हम उनको करके दिखाते हैं तो। फिर होता है इंटरेस्ट। स्वास्थ्य शिक्षा का विषय श्रोता, जन समुदाय और रुचि की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। तो जो जन समुदाय हैं, जो लोग हैं, उनके रुचि के अनुसार अगर विषय होगा तो वो लोग जल्दी सीखेंगे। तो अब जो ये क्वेश्चन था उसका जो सेकेंड पार्ट है वो है कि राइट डाउन द पर्पस ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो हम लोग जो हेल्थ एजुकेशन देते हैं उसका पर्पस क्या है, तो पर्पस हम सीखेंगे और उसमें नर्स का क्या रोल है वो भी इसमें लिखेंगे। तो फिर देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो जो उनका पर्पस है, सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव है उनका वो है जन समुदाय को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, स्वास्थ्य के प्रति जो गलत धारणा है उसको दूर कर जीवन शैली में परिवर्तन लाना। स्वास्थ्य जन समुदाय को सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से अवगत कराना और उन्हें जागरूक करना। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आ गया हमारा कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, दूसरा है कि उनके गलत धारणा को दूर करना, और तीसरा है कि जो योजना चलाई जा रही है उनके बारे में उन्हें बताना। उसके बाद फिर है समाज में फैलने वाली बीमारी के लक्षण और उनसे बचने के उपाय के बारे में जन समुदाय को आवश्यक जानकारी देना। तो ये सारे उनके उद्देश्य थे कि स्वास्थ्य शिक्षा हम क्यों देते हैं। और इसमें नर्स का क्या रोल है, तो वो हम लोग देखते हैं कि जो स्वास्थ्य शिक्षक या फिर जो नर्स है उनका क्या रोल है। तो नर्स का रोल है कि जन समुदाय के जो लोगों का स्वास्थ्य का आकलन कर सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स उनकी समस्या को दूर करती है। तो पहले उनके स्वास्थ्य का आकलन करती है और उनकी समस्या को दूर करती है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स। उसके बाद होता है कि व्यक्तिगत, परिवार में और समूह में शिक्षा देने के लिए योजना बनाती है कि हम कैसे शिक्षा देंगे। फिर उनकी आवश्यकता के अनुसार व्यक्ति को समूह में या फिर व्यक्तिगत रूप से जैसे शिक्षा देनी चाहिए वैसे देती है। फिर जन समुदाय को आसानी से समझाने के लिए ऑडियो विजुअल एड्स का यूज किया जाता है, यानी कि जो ऑडियो विजुअल एड्स मतलब कि अगर कोई गाना बना के या फिर विजुअली मतलब कुछ दिखा के ऐसे मतलब सिखाना, ये सारी चीजें होती है ऑडियो विजुअल एड्स। ये भी नर्स को करना पड़ता है ताकि जो स्वास्थ्य शिक्षा वो प्रभावी हो सके और लोग उसको अच्छे से अपना सकें। फिर होता है जन समुदाय को स्वास्थ्यकर जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना। फिर होता है कि स्वास्थ्य शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए श्रोताओं को अपनी शंकाओं और जिज्ञासाओं को दूर करने के लिए प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। तो अगर वो क्वेश्चन पूछेंगे तो उनके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर हम देके उनके जो डाउट्स हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। फिर होता है टीकाकरण, संतुलित आहार, परिवार नियोजन और पर्यावरणीय और व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में जानकारी देना। तो ये सारी जानकारी देना नर्स का काम है। और ये सारे जो चीजें हैं, यही सब जो योगदान है, नर्स का योगदान यही है स्वास्थ्य शिक्षा में। तो नर्स का यही योगदान है स्वास्थ्य शिक्षा में। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ा जाए तो फिर आगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें हमें डेफिनेशंस पढ़ने हैं बहुत सारे। तो ये डेफिनेशन मैंने पहले भी एक डेफिनेशन वाले वीडियो में डाला है, तो पर यहाँ भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर शुरू किया जाए तो सबसे पहला हमारा डेफिनेशन है वो है इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी क्या होता है कि शरीर को रोग उत्पन्न करने वाले कारक यानी कि जो एंटीजन होते हैं उनको पहचानने और उनको नष्ट करने की क्षमता ही इम्यूनिटी कहलाती है। अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता जो व्यक्ति को रोगों से बचाती है उसको इम्यूनिटी बोलते हैं। फिर होता है मोटिवेशन। तो अभी हम लोग ने मोटिवेशन के बारे में पढ़ा था कि मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। तो मोटिवेशन होता क्या है, तो मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा एक ऐसी अवस्था है जो विशेष प्रकार के व्यक्ति एवं निश्चित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। विशेष प्रकार के व्यवहार मतलब कुछ स्पेसिफिक व्यवहार या लक्ष्य जिसको पूरा करने के लिए हमें प्रेरित करती है, उसको बोलते हैं प्रेरणा। तो वीनिंग क्या है, वीनिंग हम लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ा था। तो वीनिंग क्या होता है हम लोग अच्छे से देखते हैं अभी। तो वीनिंग होता है माँ के जो दूध होते हैं उसके अलावा बच्चे को कुछ अलग से खिलाना, ताकि उनकी जो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है वो बढ़ने लगती है और वो माँ के दूध से पूरा नहीं हो सकती। तो इसीलिए जो हम सप्लीमेंट्री फूड देते हैं उसको बोलते हैं वीनिंग, सप्लीमेंट्री फूड साथ में देना। ठीक है, और जो सप्लीमेंट्री फूड देते हैं तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग माँ के दूध को पूरी तरह से बंद कर देते हैं। तो इसको देखा जाए तो इस वीनिंग वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चे को धीरे धीरे माँ के दूध से सामान्य पारिवारिक आहार पर लाते हैं। इस दौरान माँ के दूध के अलावा ऊपरी आहार या फिर सप्लीमेंट्री फूड दिए जाते हैं जो कि बच्चे की बढ़ी हुई पोषण को आवश्यकता को पूरा करता है। वीनिंग का तात्पर्य स्तनपान का बंद कर देना नहीं है। फिर होता है कोल्ड चेन। तो कोल्ड चेन क्या होता है कि जो टीका होता है या फिर जो हमें टीका लगाए जाते हैं उनको जहाँ पे वो बनते हैं यानी कि जहाँ पे उनका निर्माण हो रहा है और जहाँ से टीका उन्हें दिया जा रहा है,
तो वहां तक ले जाने के लिए एक उचित तापमान का मेंटेन करना जरूरी होता है, नहीं तो वो टीका खराब हो जाएगा, यानी कि वो सुई खराब। तो उनको बचा के रखने के लिए, वो वैक्सीन को बचा के रखने के लिए जो हम लोग तापमान मेंटेन करते हैं या फिर उनको जिस तरह से लेके जाते हैं, उसको कैसे स्टोर करते हैं, ये सारे प्रोसेस जो होते हैं वो कोल्ड चेन के अंदर आते हैं। ठीक है, अन्यथा ये रोग प्रतिरोधक क्षमता खो देते हैं। अगर हम लोग इनको सही से मैनेज करके नहीं लेके जाएंगे तो वो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता खो देंगे। टीके की रोग प्रतिरोधकता को बनाए रखने के लिए ही शीत श्रृंखला का प्रयोग किया जाता है। शीत श्रृंखला को बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले यंत्र की तापमान की जांच आवश्यक है और शीत श्रृंखला का बनाए रखने हेतु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का उपयुक्त मार्गदर्शन और प्रशिक्षण आवश्यक है। अगर जो वर्कर लेके जा रहे हैं या फिर जो हेल्थ प्रोफेशनल उसको लेके जा रहे हैं, अगर वो ट्रेंड नहीं होंगे तो वो सही से उसको नहीं स्टोर कर पाएंगे, नहीं लेके जा पाएंगे। तो जो वायरस है या फिर जो वैक्सीन है, उनका हम लोगों का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो खत्म हो जाएगा। फिर होता है वाइटल स्टैटिक्स। जो स्टैटिक्स होते हैं वो जैव सांख्यिकी, मतलब कि इसमें जो है वो एक तरह से करवाया जाता है, जैसे जनगणना होता है ना, तो उसी तरह उसमें जो जो अलग अलग तरह की चीज़ों को हम लोग डाटा इकट्ठा करते हैं उसको बोलते हैं स्टैटिक्स। तो वाइटल स्टैटिक्स में क्या क्या आता है, जैसे कि जन्म मृत्यु, विवाह का डाटा, बीमारी का डाटा, और इन सब डाटा को जब एकत्रितकरण करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसका व्याख्या करके कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं वाइटल स्टैटिक्स। तो ये सारी चीज़ें वाइटल स्टैटिक्स के अंदर आती है। फिर होता है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के बारे में मैंने पहले ही बताया है कि जो अगर 12 माह तक 12 माह या इससे ज़्यादा टाइम तक बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव चीज़ों का यूज किए हुए, मतलब बिना किसी कॉन्डम या फिर पिल का यूज किए हुए अगर संभोग किया जाता है और उसके बाद गर्भ धारण नहीं हो पाता है, तो उसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी। फिर उसके बाद होता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, यानी कि संप्रेषण। संप्रेषण का अर्थ है किसी विचार का, यानी अपना विचार या संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना, उसको बोलता है कम्युनिकेशन। ठीक है। हेल्थ क्या होता है कि WHO के अनुसार जो स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक मानसिक कल्याण की स्थिति है, रोग या अशक्तता की अनुपस्थिति मात्र नहीं है। मतलब कि पूरी तरह से स्वस्थ होना जरूरी है, शारीरिक मानसिक और स्पिरिचुअली मेंटली सब तरह से हमें स्वस्थ रहना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बीमार नहीं है तो वो स्वस्थ है। फिर होता है एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है कि संक्रामक रोगों, स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी घटनाओं का किसी समुदाय, क्षेत्र, देश या विश्व में अचानक अधिक संख्या में पाया जाना महामारी कहलाता है। अगर कोई बीमारी है या फिर स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दिक्कतें हैं, वो अचानक से किसी एक एरिया में बहुत ज़्यादा फैल गई है, तो उसको बोलते हैं एपिडेमिक या फिर उसको महामारी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है मेनोपॉज। तो मेनोपॉज क्या होता है कि जो मेंसेस आते हैं फीमेल में, वो 45 से 55 वर्ष की उम्र में उसके बाद वो रुकने लगते हैं, तो उनको बोलते हैं मेनोपॉज। तो उसका डेफिनेशन अच्छे से देखें तो प्रत्येक स्त्री के 45 से 55 वर्ष की आयु व प्रजनन काल की समाप्ति पर ओवरी से ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की अनियमितता या कमी आ जाती है, जिसके कारण ओवरी या ओव्यूलेशन की प्रक्रिया नहीं होती है और जिसके परिणाम स्वरूप मासिक धर्म अस्थायी रूप से बंद हो जाता है। इसी को रजोवृत्ति या फिर मेनोपॉज कहते हैं। फिर होता है रिहेबिलिटेशन। तो रिहेबिलिटेशन का सीधा सा मतलब है, अगर जो भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में है, उनको उनसे सबसे बेहतर जो वो कर सकते हैं उस लेवल पे उनको लेके जाना, उसको बोलते हैं रिहेबिलिटेशन या फिर इसको पुनर्वास भी बोलते हैं। तो इसको अगर डेफिनेशन देखें तो पुनर्वास चिकित्सकीय, सामाजिक, व्यवहारिक, मनोवैज्ञानिक व शैक्षणिक उपायों का एक ऐसा एकीकृत समूह है जिसमें आवश्यकता अनुसार उपयुक्त प्रशिक्षण एवं पुनः प्रशिक्षण द्वारा व्यक्ति का क्रियात्मक रूप से यथासंभव उच्चतम स्तर तक योग्य बनाया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझा जाए तो अगर मान लीजिए किसी आदमी का एक पैर कट जाता है, अगर उनके पास एक ही पैर है, तो उनको हम मेंटली, फिजिकली हर तरह से काम करने योग्य उनको ऐसी काम सिखाएंगे जो कि वो हाथों से कर सकते हैं। उनको एक पैर से कैसे रहना है। अब उनके पैर तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन हम उनको ऐसे तैयार करते हैं, ऐसे उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं, उनको मेंटली मोटिवेट करते हैं कि वो एक पैर से भी अपना बेस्ट दे सकें, अपने लाइफ को अच्छे से जी सकें और समाज में रहने के लायक बन सकें। तो उनको बोला जाता है रिहेबिलिटेशन। ठीक है। उसके बाद आता है सुपरविजन या निरीक्षण। तो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स द्वारा
अधीनस्थ नर्सिंग कर्मियों, पुरुष या महिला स्वास्थ्यकर्ता, स्वास्थ्य सहायक और सुपरवाइजर्स, दाई आदि के कार्यों का निरीक्षण करना ही सुपरविजन कहलाता है। तो जो हेल्थ प्रोफेशनल है उनके कार्यों को एक तरह से सुपरवाइज करना, यानी कि उनके कार्यों का निरीक्षण करना सुपरविजन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है 7th नंबर क्वेश्चन, और 7th नंबर क्वेश्चन है कि मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। तो जो भारत में है वो प्रमुख स्वास्थ्य समस्याएं क्या क्या है, इनके बारे में डिस्कस करना है। तो भारत में बहुत सारी समस्याएं हैं, और उन समस्याओं को अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो आता है पॉपुलेशन की प्रॉब्लम, कि भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो रही है। फिर होता है इन्वायरमेंट और सैनिटेशन की प्रॉब्लम, यानी कि वातावरण की स्वच्छता की प्रॉब्लम। फिर है पोषण संबंधी समस्या, यानी कि न्यूट्रिशन प्रॉब्लम। फिर कम्युनिकेशन, रोग बहुत ज़्यादा फैलते हैं। फिर होता है कि मेडिकल जो केयर है उनकी प्रॉब्लम, कि मेडिकल केयर सही से नहीं है तो उनकी प्रॉब्लम। फिर अगर इनको डिटेल में देखा जाए तो पहले पॉपुलेशन प्रॉब्लम में क्या है कि तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। और फिर बढ़ती हुई जनसंख्या गरीबी, बेरोजगारी, अपराध, पारिवारिक विघटन आदि पूर्ण रूप से स्वास्थ्य समस्या को बढ़ावा देती है। बढ़ती हुई जनसंख्या देश के आर्थिक तथा सामाजिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। तो जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन जॉब इतना है नहीं, लोग स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं और लोगों के पास पैसे नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है पॉपुलेशन की। फिर होता है इन्वायरमेंट सैनिटेशन प्रॉब्लम। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन प्रॉब्लम में क्या आता है कि वातावरणीय स्वच्छता हमारे देश की महत्वपूर्ण समस्या, स्वास्थ्य का समस्या। तो जो वातावरणीय स्वच्छता है वो हमारे देश की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या है। और पर्यावरण में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये स्थितियां अनेक रोग उत्पन्न कर देती है, जैसे कि प्रदूषित जल से हैजा हो जाता है, दस्त हो जाता है, पेचिस हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है, गैस्ट्रोएंटराइटिस जैसे बीमारियां हो जाती है। और फिर वायु प्रदूषण से श्वसनीय बीमारियां, यानी कि फेफड़े वाली बीमारियां, श्वसन वाली बीमारियां, न्यूरोलॉजिकल या दिमाग से रिलेटेड बीमारियां, हृदय संबंधी बीमारियां, आंखों से रिलेटेड बीमारियां, ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि इन्वायरमेंट वो सैनिटेटेड नहीं है, यानी कि हमारा वातावरण जो है वो स्वच्छ नहीं है। इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती है। ध्वनि प्रदूषण से जैसे कि बहरापन, सिर दर्द, नींद की कमी आना, ये सारी चीजें ध्वनि प्रदूषण से हो जाती है। फिर होता है न्यूट्रिशन संबंधी प्रॉब्लम। ये इंडिया में बहुत ज्यादा है क्योंकि जो भारत के लोग हैं वो पोषण को अच्छे से नहीं देखते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। उन्हें बस जो मिलता है वो पेट भर के खा लेते हैं, वो देखते नहीं है कि हम सही खा रहे हैं, बैलेंस डाइट खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। तो पोषण संबंधी जो बीमारियां हैं भारत देश की एक प्रमुख समस्या है। ये बीमारियां आहार में किसी पोषक तत्व की कमी या अधिकता की वजह से उत्पन्न होती है। जनसंख्या का एक बहुत छोटा सा भाग है जो कि बैलेंस डाइट को प्राप्त कर पाता है। निम्न वर्गीय परिवार एक और कुपोषण की समस्या से ग्रसित है, और वहीं दूसरी ओर जो उच्च वर्गीय परिवार हैं, जो रिच फैमिलीज हैं, उनका परिवार द्वारा लिया जाने वाला भोजन अति पोषण भी कई बीमारियों को जन्म दे देता है। फिर है कम्युनिकेबल डिजीज में जो संक्रमक बीमारियां होती है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। अभी कुछ दिन पहले ही कोरोना बीमारी आई थी, एक तरह से उसने पूरा एपिडेमिक पैंडेमिक ला दिया था। फिर उसी तरह से और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, ऐसी बीमारियां जो एक दूसरे से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलती है, उसको कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। और मेनली जो कम्युनिकेबल डिजीज यहाँ पे हमें दिख रहा है वो है मेनली जो प्रॉब्लम करता है बहुत ज्यादा, और जिसमें कि ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग, यानी कि दस्त यानी कि डायरिया, और जो रेस्पिरेटरी डिजीज यानी कि श्वसन संबंधी जो बीमारियां होती है ये भी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेबल डिजीज होती है। फिर इसमें डेंगू फीवर आ जाता है, एंट्रिक फीवर आ जाता है, और फिर एसटीडी आ जाती है जैसे कि एड्स वगैरह। फिर जो मेडिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मेडिकल से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम है, तो जो जन समुदाय को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं का जो असमान बंटवारा है, यानी कि जो चीज़ें अमीर लोगों को प्रोवाइड हो रही है वो चीज़ें गरीब लोगों को प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, या फिर जो चीज़ें किसी एक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बेहतर मेडिकल क्षेत्र है, किसी दूसरे क्षेत्र में आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे एक सीएचसी पीएचसी तक नहीं है। तो ऐसी जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये हमारे देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसमें कि देशवासियों के स्वास्थ्य स्तर के कमजोर होने का एक ये प्रमुख कारण है। भारत जो है वो गाँवों का देश है, और यहाँ की जो 80% जनसंख्या है वो गाँव में रहती है और 20% जनसंख्या शहर में रहती है। लेकिन जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वो 80% जो उनका भाग है वो शहर तक है सीमित है, और केवल 20% हिस्सा ही ग्रामीण या दूर दराज के इलाकों में पहुंच पाता है, यानी कि शहर से दूर वाले इलाकों में पहुंच पाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसपे कि ध्यान देने की भी जरूरत है।
तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम होते हैं जो सरकार के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं, उसमें जो नर्स है उनकी क्या भूमिका है। तो उसमें अगर देखा जाए तो हम अलग अलग प्रोग्राम को लेकर देखेंगे कि जो प्रोग्राम है उसमें नर्स क्या क्या काम करती है। तो जैसे अगर हम पहले ले लें मलेरिया से रिलेटेड प्रोग्राम की, अगर मलेरिया प्रोग्राम है तो उसमें नर्स की क्या भूमिका है। तो जो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स होती है वो सक्रिय एवं निष्क्रिय निगरानी रखती है। निगरानी प्रक्रियाओं के द्वारा समुदाय में मलेरिया के रोगों का पता लगाती है। तो वो जो समुदाय में रहने वाली जो नर्स होती है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स, वो जो बीमारी होती है मलेरिया उनका पता लगाती है और उचित उनका उपचार प्रदान करती है। वो रोगियों को बेहतर उपचार है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर जिला अस्पताल के लिए रेफर करती है। और वह जन समुदाय के मलेरिया के नियंत्रण एवं रोकथाम है तो स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करती है ताकि लोग अपना बचाव खुद से कर सकें, प्रिवेंशन हो सके उनको मलेरिया से। वो अपने क्षेत्र में मच्छर के नियंत्रण हेतु कदम भी उठाती है, जैसे कि बहुत सारे होते हैं कि छिड़काव किया जाता है या फिर साफ किए जाते हैं नाले वगैरह ताकि मलेरिया ना फैले, ये सारी चीज़ें। फिर अगर लेप्रोसी प्रोग्राम के अंदर देखा जाए तो नर्स क्या करती है कि जो वह कुष्ठ के निश्चित तथा संभावित रोगों का पता लगाकर उन्हें मल्टी ड्रग थेरेपी प्रोवाइड करती है। यानी कि मल्टी ड्रग थेरेपी उन्हें प्रोवाइड करती है जिससे कि उनको कुष्ठ रोग में उपचार हो सके और उपचार दिलवाना सुनिश्चित करती है। और वह जन समुदाय को इस बात के लिए आश्वस्त करती है कि मल्टी ड्रग थेरेपी द्वारा कुष्ठ रोग का पूर्ण रूप से उपचार करना संभव है, उनको एश्योर करती है। और उनके बाद वह लोगों को कुष्ठ रोग के रोकथाम एवं नियंत्रण के उपाय के बारे में बताती है तथा उन्हें कुष्ठ रोग के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के लिए प्रेरित करती है, ताकि वो लोगों को समझाती है कि आप लोगों को इस बीमारी के बारे में गलत नहीं सोचना है और ये रोग पूरी तरह से ठीक हो सकता है और उन्हें मल्टी ड्रग थेरेपी से ठीक किया जा सकता है। तो ये सारे काम होते हैं नर्स के कुष्ठ रोग में, यानी कि लेप्रोसी में। फिर अगला जो क्वेश्चन आ जाए तो अगला जो है वो हमारा रोल इन ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम। तो ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम में नर्स क्या क्या करती है। तो ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम में नर्स क्या करती है कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स अपने क्षेत्र में मौजूद जो टीबी के पेशेंट हैं, जो क्षय रोग के रोगी हैं, उनका शुरुआती अवस्था में पता लगाकर डॉट्स द्वारा उनका उपचार करवाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो डॉट्स थेरेपी होती है, अगर आप लोगों को पता होगा, डॉट्स थेरेपी टीबी का उपचार करने के लिए यूज किया जाता है। तो उस थेरेपी का यूज करके नर्स जो है टीबी के जो पेशेंट होते हैं उनका इलाज करवाती है। वह नवजात शिशु में बीसीजी का वैक्सीन आवश्यक रूप से लगवाने के लिए सलाह देती है, क्योंकि यह क्षय रोग के रोकथाम का एक बहुत ही कारगर उपाय है। जो बीसीजी का टीका होता है, आप लोगों को पता है कि वो क्षय रोग के लिए ही होता है। और सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स इस बात को इंश्योर करती है कि जो भी बच्चा जन्म लिया है उसको टीबी का टीका लगना चाहिए ताकि आगे चल के उसको कभी टीबी ना हो। फिर होता है रोल इन फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग में क्या रोल है। तो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स लोगों को परिवार का आकार छोटा रखने तथा 2 बच्चों के मध्य कम से कम 3 साल का अंतर रखने के लिए प्रेरित करती है। वो लोगों को छोटे परिवार के फायदे तथा बड़े परिवार के हानियों के बारे में अवगत करवाती है। वह अपने क्षेत्र के लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार गर्भ निरोधक साधनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करवाती है। वह निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगने वाले नसबंदी शिविरों के बारे में भी लोगों को सूचना प्रदान करती है। तो ये सारे चीज़ होते हैं जो कि फैमिली प्लानिंग के अंदर नर्स करती है। फिर इम्यूनाइजेशन के नर्स क्या करती है कि जो नर्स होती है वो अपने क्षेत्र में सभी गर्भवती महिलाओं और बच्चों को टीकाकरण सारणी के अनुसार सभी टीके समय पर लगवाना सुनिश्चित करती है। वो सुनिश्चित करती है कि जो सभी बच्चे हैं और सभी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको सही टाइम पे टीके लग सकें। वह गर्भवती महिलाओं और बच्चों को सारणी के अनुसार टीके समय पर लगवाने के लिए प्रेरणा देती है तथा टीकाकरण के महत्व के बारे में समझाती है कि हम लोग टीकाकरण क्यों करवाते हैं, उससे हमें क्या फ़ायदा होता है, उनसे हम किन किन बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें नर्स उनको समझाती है टीकाकरण में। फिर अगर देखा जाए तो एड्स प्रोग्राम। तो एड्स प्रोग्राम में नर्स क्या करती है कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स अपने क्षेत्र के लोगों को एड्स के कारण, उनके फैलने के तरीके, उनके क्लिनिकल लक्षण क्या क्या होते हैं, उनके बचाव के उपाय और एंट्री रेट्रोवायरल थेरेपी जो कि एड्स में चलाया जाता है। वैसे आप लोगों को पता है कि जो एड्स है वो एक लाइलाज बीमारी है, मतलब उसका कोई इलाज नहीं है। पर ये एंट्री रेट्रोवायरल थेरेपी जो है ये थोड़ा कारगर सिद्ध होती है। इससे जो रोगी होते हैं वो एक तरह से बच सकते हैं, ज़्यादा दिन तक उनकी ज़िंदगी बच सकती है। तो इनके बारे में जानकारी प्रदान करना भी जो नर्स का काम होता है। वो लोगों को असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहने
तथा आवश्यकता अनुसार कॉन्डम का यूज करने की सलाह देती है ताकि वो एसटीडी ना फैले एक दूसरे में। तो इसके लिए उन्हें कॉन्डम का यूज करने की सलाह दी जाती है। फिर है जो एक अच्छा खासा प्रोग्राम है ये, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि रोल इन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। तो इसमें क्या नर्स करती है? तो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स महिलाओं को गर्भावस्था, प्रसव प्रक्रिया और सूतिका अवस्था के दौरान उपयुक्त देखभाल प्रदान करती है। वह लोगों को अपने नवजात को टीके लगवाने तथा 6 महीने तक स्तनपान करवाने, देखभाल के दौरान स्वच्छता के बारे में सलाह देती है। जो देखभाल के दौरान जो कैसे स्वच्छता रखना है, टीका लगवाना है, उनको प्रेगनेंसी के दौरान जो भी देखभाल है, ये सारी चीज़ों के बारे में उनको अवेयर करती है, उनको समझाती है ये सारी चीज़ें। फिर इसके अलावा स्वास्थ्य कार्यक्रम के क्रियान्वयन तथा प्रदान की गई स्वास्थ्य सेवाओं के मूल्यांकन में विभिन्न भूमिका निभाती है। इसके बाद भी वो बहुत सारी जो कि कार्यक्रम होते हैं जिसमें कि वो काम करती है और अपना भूमिका निभाती है। तो ये जो हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो ये एमपी का क्वेश्चन है, तो इसलिए इसमें एमपी के बारे में पूछा गया है। अगर यूपी का होगा तो यूपी के बारे में, या फिर बिहार का होगा तो बिहार के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि राइट इन ब्रीफ द ऑर्गेनाइजेशन सेटअप ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम इन एमपी स्टेट। तो जो एमपी स्टेट है उसमें हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है उसके बारे में बताना है। तो एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि जो मेरे चैनल पे जो काफ़ी लोग देखेंगे वो एमपी के ही होंगे, तो उनके अनुसार से मैं बता रहा हूँ। तो जो एमपी के अंदर क्या है कि जो राज्य स्तर पर स्वास्थ्य सेवा जो संरचनात्मक ढांचा है उसमें क्या है कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन सुनिश्चित है। तो नीति निर्धारण एवं योजना निर्माण के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य प्रशासन एवं राज्य स्वास्थ्य प्रशासन के मध्य एक सामंजस्य होता है, मतलब दोनों मिलकर काम करते हैं। और केंद्र सरकार राज्य सरकार को उनकी आवश्यकता के अनुसार आर्थिक और तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है। तो जो केंद्र सरकार होती है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको तकनीकी और आर्थिक सहायता यानी पैसे और टेक्निक से उसको हेल्प करती है। और जो राज्य में वो 3 चीज़ें होती है, जो 3 अंग होते हैं स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के। तो उन 3 अंग कौन कौन से होते हैं तो उनको अभी देखते हैं अब हम। तो जो इसमें 3 अंग कौन कौन से होते हैं, पहला होता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर स्टेट, यानी कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। फिर है सेकंड स्वास्थ्य सचिवालय, यानी कि स्टेट हेल्थ सेक्रेटरीट, राज्य स्वास्थ्य सचिवालय। फिर तीसरा है राज्य स्वास्थ्य निदेशालय, यानी कि स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट। तो पहला है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दूसरा है सेक्रेटरीट और तीसरा है डायरेक्टरेट, यानी कि मंत्रालय, सचिवालय और निदेशालय। तो अगर हम इन चीज़ों के बारे में अलग से पढ़ें तो जो फैमिली वेलफेयर के जो पार्ट होते हैं इनमें क्या क्या उनका काम होता है कि राज्य स्तर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का मुखिया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री राज्य सरकार का होता है। राज्य सरकार जो होते हैं उनका जो हेल्थ मिनिस्टर होता है वो इनका हेड होता है, जिनको कि कैबिनेट मिनिस्टर भी बोला जाता है, ठीक है। जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है, यानी कि जो मुख्यमंत्री है उनके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और इन्हें सहयोग प्रदान करने के लिए जो स्टेट मिनिस्टर होता है ये भी होता है, ठीक है। और ये सभी विधानसभा और विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी कि ये नेता होते हैं। विधानसभा और जो मिनिस्टर होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं, यानी कि चुन के आए हुए प्रतिनिधि होते हैं, नेता होते हैं। और फिर स्वास्थ्य नीति निर्धारण आदि के कार्य में स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य निदेशक इन मंत्रियों का सहयोग करते हैं। तो ये सचिव और निदेशक कौन होते हैं, तो ये सचिव और निदेशक यहाँ पे लिखा हुआ है कि सचिव और स्वास्थ्य निदेशक जो होता है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के और राज्य प्रशासनिक सेवा के सदस्य होता है, यानी कि ये IAS होते हैं, ठीक है। तो जो मिनिस्टर होते हैं उनको हेल्प करने का काम IAS करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टेट हेल्थ सेक्रेटरीट। तो हम लोगों ने मिनिस्ट्री पढ़ लिया, अब हम लोग सेक्रेटरीट के पढ़ेंगे, यानी कि सचिवालय पढ़ेंगे। तो सचिवालय में क्या होता है कि प्रत्येक राज्य का अपना एक पृथक स्वास्थ्य सचिवालय होता है, जिसका मुखिया की हेल्थ सेक्रेटरी होता है। और यह हेल्थ सेक्रेटरी IAS का अधिकारी होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि जो ये होता है इसका हेड होता है सेक्रेटरी, वो IAS अधिकारी होता है। और इसे सहयोग प्रदान करने के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव यानी कि एडिशनल हेल्थ सेक्रेटरी होता है, डिप्यूटी हेल्थ सेक्रेटरी होता है और असिस्टेंट हेल्थ सेक्रेटरी होता है। और एक पूरे स्टाफ की टीम होती है। स्टेट जो हेल्थ सेक्रेटरीट होते हैं
यानी कि जो IAS होता है उसको हेल्प करने के लिए ये सारी चीज़ें की पूरी टीम होती है, ठीक है। और अगर इसमें आगे देखा जाए तो जो 2018 का जो डाटा है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 52 जिला में जो है वह जो अस्पताल हैं या फिर केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र, वो इस तरह से हैं कि जो सब सेंटर हैं वो है 11,623 और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो 1,459 यानी कि 1459 और फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है वो 394 और जो डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो 85 है, ठीक है। और इसके आगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हम देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वो 52 है और सरकार द्वारा 2018-19 में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 5,689 करोड़ आवंटित किए गए थे, यानी कि हेल्थ में इतना बजट लगाया गया था। और प्रदेश में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है, वो नए मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज को शुरू किया जा रहा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है वो है कि फंक्शन लिखना है। जो एक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ नर्स होती है उसका फंक्शन क्या होता है। तो जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ नर्स यानी कि जिला पब्लिक हेल्थ नर्स होती है उनका कार्य क्या है। तो जिला जन स्वास्थ्य नर्स संपूर्ण जिले में सामूहिक सेवाओं को सुचारू रूप से संचालन हेतु उत्तरदायी होती है। जो भी प्रोग्राम चलने वाले होते हैं जिला में उनका जो संचालन करती है यानी कि जो उनको मैनेज करता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स, ठीक है। वह जिले भर में बेहतर नर्सिंग सेवाओं को क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल और सुपरवाइजरी कार्य करती है। यानी कि प्रशासनिक यानी कि जो वहाँ से जो भी पास करवाना है, फंड पास करवाना है, ये सारी चीज़ें। मैनेजरियल जो भी मैनेज करना होता है प्रोग्राम वगैरह को। और जो सुपरवाइजरी यानी कि वो ये भी चेक करती है कि जो हम लोग कर रहे हैं उसमें कितना फ़ायदा हुआ है, जितना हम लोगों ने सोचा था उतना लोगों को हम लोग सेवा पहुंचा पाए कि नहीं पहुंचा पाए। ये सारी चीज़ भी जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स होती है उनका ही काम होता है। तो फिर अगर हम फंक्शन देखें तो फंक्शन में क्या क्या आता है कि वह जिले भर में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की क्रियान्वयन सुनिश्चित करती है। वह जिले भर में कार्यरत सभी नर्सिंग कर्मी और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधियों की सुपरविजन और मूल्यांकन का कार्य करती है। तो सुपरविजन और मूल्यांकन करना होता है उनको, जितने भी नर्स हैं जिले में। फिर उसके बाद वह जिले भर में कार्यरत सभी नर्सिंग कर्मियों तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश प्रदान करती है। तो उनका मार्गदर्शन भी करती है यानी कि उन्हें बताती भी है कि हाँ कैसे सही से काम करना है। उसको दिशा निर्देश भी देती है कि हाँ हमें किस तरह से क्या क्या चीज़ें करनी है। फिर उसके बाद आता है कि वह जिला स्तर पर होने वाली नर्सिंग संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं, पदोन्नति यानी कि जो उनका लेवल बढ़ाया जाता है नर्स का, और फिर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की सहायता करती है। जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं उनकी सहायता भी करती है। फिर होता है कि वह जिले में नर्सिंग सेवाओं, नर्सिंग शिक्षा के बेहतर बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहती है कि उनको हमेशा ये कोशिश करते रहना होता है कि जो उनके ज़िले में जो स्वास्थ्य सेवा है, नर्सिंग सेवा है, वो बेहतर हो सके। फिर होता है कि वह नर्सिंग संबंधित नीतियों को ज़िले में लागू करने के लिए उत्तरदायी होती है। जो भी नर्सिंग संबंधी जो भी नियम बनते हैं उनको लागू करना इनका जिम्मेदारी होता है। फिर वह विभागीय अधिकारियों की नर्सिंग सेवाओं संबंधित बजट तैयार करने तथा आवंटित बजट को यानी कि बजट तैयार करना है और जो बजट उन्हें मिला है उसके अनुसार यानी कि उसके सीमा में रह के खर्च करने के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर उसके बाद है कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा लाभकारी स्वास्थ्य योजनाओं का जिले में प्रभावी संचालन सुनिश्चित करती है। जो सरकार के द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उनको प्रभावी रूप से चलाना भी इनका जिम्मेदारी होता है। फिर वह जिले भर में कार्यरत विभिन्न नर्सिंग संस्थान जैसे कि GNM प्रशिक्षण केंद्र और फिर ANM प्रशिक्षण केंद्र यानी कि जो GNM का कॉलेज होता है, ANM का कॉलेज होता है, और जिला प्रशिक्षण केंद्र को सुचारू रूप से संचालन करने हेतु इसका समय समय पर निरीक्षण करती है तथा प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करती है। तो जो इंस्पेक्शन वगैरह होता है वो भी इनकी जिम्मेदारी होती है कि जो संचालन सही से हो सके, जो कॉलेज है वो सही से चल सके, जितना इनकी रिक्वायरमेंट है उतनी चीज़ें, वो नॉलेज जो है वो दिया जाना चाहिए, जो जितनी क्लास एक साल में चलनी चाहिए वो सारी चीज़ों का काम भी इनका ही रहता है। फिर आगे देखें तो वह
स्वास्थ्य स्तर के व स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर में उत्तरोत्तर प्रगति हेतु उसमें आधुनिकता लाने के उद्देश्य से नर्सिंग संबंधी रिसर्च कार्यों को आगे बढ़ाती है। तो वो रिसर्च करवाती है ताकि नर्सिंग का जो काम है वो और बेहतर हो सके। फिर इसके बाद देखें तो वह जिले भर में बेहतर नर्सिंग सेवाओं के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक उपकरण और सामग्री की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करती है कि जो भी नर्सिंग के लिए जितनी भी चीज़ें जरूरी है वो मिल सके नर्सों को। फिर वह नर्सिंग सेवाओं को अधिक गुणवत्ता युक्त बनाने के लिए यानी कि अधिक एफिशिएंट बनाने के लिए अन्य संबंधित क्षेत्रों के साथ समन्वय स्थापित करती है, यानी कि अन्य क्षेत्रों के साथ भी मिलकर नर्सिंग को ज़्यादा बेहतर बनाने के रूप में काम करती है। फिर वह जिले में कार्यरत सभी नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहकर अपनी गतिविधि संपादित करने के लिए प्रेरित करती है कि सभी को समझाया जाता है, जो भी उनके नर्स होते हैं उनको डिसिप्लिन में रहकर अपना काम करने के लिए समझाया जाता है, और अगर अनुशासन तोड़ा जाता है तो उनके विरुद्ध एक्शन भी लिया जाता है। ठीक है। फिर वह जिले में बेहतर नर्सिंग सेवाओं के क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत सभी नर्सिंग कर्मियों एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को दल भावना यानी कि टीम स्पिरिट के साथ काम करने के लिए प्रेरित करती है। वो नर्स को मोटिवेट करती है कि वो एक साथ मिल के काम कर सकें, और जो हॉस्पिटल में जितने भी टीम होती है पूरा मिल के एक साथ अच्छे से काम कर सके टीम स्पिरिट के साथ, ताकि जो सेवा है वो बेहतर प्रदान किया जा सके लोगों को और रोगियों को जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सके। तो आज हमारा जो है वो 2015 का जो भी था ख़त्म हो गया PYQ, और जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा हमारा 2016 का। तो इतना हमें टाइम देने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और ये क्वेश्चन आप पढ़ लें, और यही क्वेश्चन अगले भी बहुत सारे ईयर्स में रिपीट होते रहेंगे, तो मैं उनको वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं बस आपको रेफरेंस दे दूँगा कि हाँ ये वीडियो देख लें और इसमें आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि आप शुरुआत के दो तीन जो भी मैं करवाऊँगा PYQ उसको आप ज़रूर से ज़रूर देख लें पूरा, और उनको अच्छे से नोट कर लें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है नर्सिंग में, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और इतना टाइम देने के लिए धन्यवाद। वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, करीब 35 से 40 मिनट का वीडियो हो गया है, तो इतना टाइम देने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।